अब तीसरा उसका सिद्धांत जो था वो था राजस्व या कर व्यवस्था में बदलाव। राजस्व या कर व्यवस्था में बदलाव। मंगलों का मुकाबला करने के लिए या उसे सुदृढ़ साम्राज्य की स्थापना करना हो, यानी मंगलों का मुकाबला करने के लिए उसे कैसा राज्य चाहिए था, कैसा साम्राज्य चाहिए था? एक सुदृढ़ साम्राज्य चाहिए था। सुदृढ़ यानी ऐसा जो धन संपत्ति सभी से ही स्ट्रांग हो। इसके लिए उसने क्या किया? कर की वृद्धि कर दी। इसके लिए उसने क्या करा? कर में वृद्धि कर दी। इन सब के लिए राजा के पास पैसे बहुत हों, यानी इनसे मुकाबला करने के लिए, मंगोलों से मुकाबला करने के लिए राजा के पास पैसे बहुत होने चाहिए, आमदनी भी होनी चाहिए। और आमदनी बढ़ाने के लिए उसने कर लगाया और लगान को निर्धारित कर दिया। तो इस तरीके से उसने मंगोलों पे भी कंट्रोल किया ताकि उनसे हम मुकाबला कर सके, वो मुकाबला कर सके। लगान की दर क्या निर्धारित की थी उसने? 1/2 निर्धारित की थी, अर्थात लगान में 1/2 की वृद्धि हो गई, यानी उसने की 1/2 की वृद्धि उसने की। कहा जाता है कि इससे पूर्वी राजाओं ने 1/3 की दर से लगान चलाया था, यानी लिया था, लोगों से वसूला था। इसने 2 नए टैक्स लगाए। कौन कौन से 2 नए टैक्स लगाए उसने? चराई कर और गड़ी कर। चराई कर और गड़ी कर। चराई कर क्या होता है? ऐसे पशुओं पर कर लगाया जो दुधारी पशु होते थे, उन पर कर लगाया था उसने। और गड़ी कर क्या होता है? गड़ी कर जिन मकानों में या झोपड़ी या जिन घरों में लोग रहते थे उनसे कर लगाया गया था, उन पर कर लगाया गया था। वह पहला सुल्तान था जिसने भूमि की माप पैमाइश कराकर लगान वसूला। ये पहला शासक था जिसने भूमि पर पैमाइश लगाकर लगान वसूला था। ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वो उस शासक का नाम बताइए जिसने भूमि पर पैमाइश लगाकर लगान लिया था, लगान वसूलना शुरू किया था। तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। राजस्व एकत्रित करने के लिए उसने एक मुफ्त खराज की व्यवस्था की। मुफ्त खराज विभाग बनाया उसने। प्रथम विभाग क्या था? दीवान ए मुफ्त खराज। प्रथम विभाग का क्या नाम था? दीवान ए मुफ्त खराज। मुफ्त खराज क्या होता है? कौन होता है? एक अधिकारी होता है, उसे मुफ्त खराज कहा जाता है। कौन होता है मुफ्त खराज? एक अधिकारी होता है, ठीक है। तो उसने क्या करा? एक मुफ्त खराज के विभाग की भी व्यवस्था की। सबसे आगे देखिए सैनिक सुधार में भी उसने बहुत सारे नियम लागू किए, बहुत सारे नए नियम बनाए, निर्धारित किए। तो यहाँ पे पढ़ लेते हैं। सैनिक सुधार में उसने क्या किया? स्थायी सेना एवं नकद वेतन दिया। पहले क्या होता था? पहले राजा युद्ध में सेना का यूज़ क्या करते थे? उसे इस्तेमाल करते थे। सेना को इकट्ठा करके उनको सैनिक क्या बोलेंगे उसको, सैनिकों को उस समय के लिए रखा जाता था जब युद्ध होता था। और जैसे ही युद्ध हो जाता उनको जो भी वेतन भूमि वगैरह दे के उनके वापस भेज दिया जाता था, यानी उन्हें स्थायी रूप से नहीं रखा था, अस्थायी थे वो, ठीक है, अस्थायी थे वो। लेकिन इसने नियम लागू किया, इसने कुछ नियम चेंज किए और उसने क्या करा? ये पहला शासक था जिसने स्थायी सेना रखी। कैसी रखी? स्थायी सेना रखी। और उसके स्थायी सेना को नकद वेतन भी दिया। मतलब भूमि जमीन वगैरह नहीं दी थी, अनाज वगैरह दे के इनको रवाना नहीं किया था। इनको क्या करा? इनको रखा भी और साथ में इनको वेतन भी दिया। हर महीने का जो वेतन दिया जाता था इनको देना शुरू किया। तो ये पहला शासक था जिसने सैनिकों के लिए इस तरीके से सुधार किए। सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा भी अलाउद्दीन खिलजी ने ही शुरू की थी। सैनिकों का हुलिया मतलब जो हम अपनी हाइट वाइट बताते हैं, फ़ोटो वगैरह देते हैं, आज भी हम लोग करते हैं जब भी कोई फॉर्म वगैरह भरते हैं। तो वैसे ही इसने क्या करा? जो भी सेना में भर्ती होता था या जो इस सेना में
व्यक्ति होता था उसका पूरा हुलिया लिखने की प्रथा इसी ने शुरू की थी। और साथ में ही घोड़ों को दागने की प्रथा भी इसी ने शुरुआत की थी, ताकि सैनिकों को और घोड़ों को पहचान अच्छे से की जा सके, ताकि सैनिकों को और घोड़ों को अच्छे से पहचाना जा सके, युद्ध में भी, युद्ध के दौरान उन्हें पहचान लिया जा सके। तो इस तरीके से उसने दोनों चीज़ों की शुरुआत करी। पहला तो सैनिकों के हुलिया लिखने की प्रथा और दूसरा घोड़ों को दागने की प्रथा इसी ने शुरू की थी। और इससे पहले सेना स्थायी सेना और नकद वेतन देना भी इसी ने शुरू किया। उसने तीसरा काम किया इसमें सैनिकों के लिए कि उसने टुकड़ियों में बांटना शुरू कर दिया। सैनिकों को क्या करा, टुकड़ियों में बांटा, जैसे बटालियन बोलते हैं ना, तो इसी तरीके से उसने टुकड़ियों में बांटना शुरू किया, जैसे 100, 1000 एक्सेट्रा। यानी इसके अलावा भी 100 लोग एक टुकड़ी में, एक टोली में, या 1000 लोग भी हो सकते हैं, 2000 भी हो सकते हैं। इस तरीके से उसने छोटी छोटी टोलियाँ बनाई और उनका नाम भी रखा। ठीक है, तो इस तरीके से उसने सेना के लिए काम किया, सेना में सुधार किए। और सबसे मेन जो है वो बाजार व्यवस्था, इसका बहुत फेमस है बाजार व्यवस्था। बाजार पर नियंत्रण कैसे इसने लागू किया, काला बाजार कैसे ख़त्म किया, वो भी देख लीजिए। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को दृढ़ता से लागू किया इसने, मतलब कठोरता से। मूल्य नियंत्रण प्रणाली को कठोरता से लागू किया। माप तौल में बेईमानी को रोका, यानी जो काला बाजारी टाइप की थी उसको इसने रोका। बेईमानी व काला बाजारी को रोकने के लिए उसने नियमों का कठोरता के साथ पालन किया जाता था। कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति के द्वारा नाप तौल में कमी होने पर वह उस व्यक्ति या व्यापारी का उतना ही मांस काट लेने का आदेश दिया था। ये इसके बाजार व्यवस्था में नियम लागू किया गया था कि कोई भी व्यक्ति है जो कुछ भी तौल में कमी करता है तो उसका उतना ही मांस काट लिया जाता था। फिर उसने अलग अलग वस्तुओं के लिए अलग अलग बाजार बनाए। कोई भी जो भी वस्तु है सबको अलग अलग कर दिया। इसमें पहला था खदान बाजार, जिसमें अनाज की बिक्री की जाती थी। दूसरा था निर्मित वस्तु बाजार, किसी भी बुनकर या कारीगर के द्वारा वस्तु बनाई जाती थी और उसके लिए बाजार था। जो भी कारीगर थे उनके द्वारा कोई भी वस्तु बनाई जाती थी तो वो अपने इसी निर्मित वस्तु बाजार में जाकर अपनी वस्तुओं को बेच सकता था। तीसरा बाजार था दैनिक वस्तु का बाजार, दैनिक वस्तुओं का बाजार। प्रतिदिन या रोजमर्रा की चीज़ों के लिए बाजार था। ये क्या था, प्रतिदिन या रोजमर्रा में जो चीज़ें यूज़ की जाती हैं, इस्तेमाल की जाती हैं, उनके लिए ये बाजार बनाया गया था। चौथा था पशु और दासों के लिए अलग अलग बाजार बनाए गए। इसमें पशु या दासों को बेचा जाता था। ठीक है ना, इस बाजार में क्या होता था, पशु या दासों को बेचा जाता था। इस तरीके से उसने 4 बाजारों की व्यवस्था की थी। पहला था खदान बाजार, दूसरा था निर्मित वस्तु बाजार, तीसरा था दैनिक वस्तु का बाजार और चौथा पशु और दासों के लिए अलग बाजार बनाए गए। पशु और दासों के लिए बाजार। अब यह देखिए, मूल रूप से यह बाजार व्यवस्था केवल दिल्ली व दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में लागू था। सभी क्षेत्रों में लागू करने में ये असफल रहा क्योंकि साम्राज्य जो था वो बहुत बड़ा था। अब प्रमुख उद्देश्य, सिकंदर सानी की उपाधि धारण की, द्वितीय सिकंदर के नाम से जाना जाता था। ये प्रश्न अक्सर आता है कि द्वितीय सिकंदर के नाम से किसे जाना जाता था, तो वो कौन था, अलाउद्दीन खिलजी। नवीन धर्म की स्थापना करना चाहता था, एक नया धर्म बनाना चाहता था, जिसमें वह असफल रहा। हालांकि दोनों उद्देश्यों में वह असफल ही रहा। पहला सिकंदर सानी की उपाधि धारण करने में और दूसरा नवीन धर्म बनाने में भी वो असफल रहा। वह विश्व विजेता भी बनना चाहता था, लेकिन वो इन चीज़ों में सफल नहीं हो पाया। नेक्स्ट, साम्राज्य विस्तार।
उसका साम्राज्य कहाँ तक फैला ये भी देख लीजिए। गुजरात, रणथंभौर, बंगाल, चित्तौड़, दक्षिण भारत आदि पर अभियान चलाया। गुजरात के अभियान से गुजरात के राजा कर्ण से उससे प्राप्त हुआ एक मलिक काफूर मिला। मलिक काफूर मिला किससे प्राप्त हुआ? ये राजा कर्ण से। कहाँ का राजा था ये? गुजरात का। और किस अभियान में इसे ये मलिक काफूर मिला? ये मिला गुजरात के अभियान में। कितने दिनार में खरीदा इसको? 1000 दिनार से खरीदा था, इसलिए 1000 दिनारी के नाम से भी इसे जाना जाता है। सेनापति जफर खां मंगोलों से युद्ध करते समय मारा गया। इसका जो सेनापति था जफर खां, वो किससे युद्ध करते पे मारा गया? मंगोलों से युद्ध करते पे मारा गया। रानी पद्मावती पद्मनी राजा रतन सिंह की पत्नी थी। रानी पद्मावती के बारे में भी अलाउद्दीन के बारे में जब भी पढ़ते हैं तो पद्मावती का जिक्र जरूर होता है। 1540 में एक किताब लिखी गई थी जिसका नाम है पद्मावत। ठीक है, क्या नाम है इसका? पद्मावत। इस किताब में मलिक मोहम्मद जायती ने इस चीज़ का वर्णन किया कि किस प्रकार से अलाउद्दीन खिलजी ने पद्मावती को जीतना देखना चाहा, लेकिन वह सफल नहीं हो पाया। जौहर प्रथा के चलने के कारण, क्योंकि उस समय जौहर प्रथा चलती थी और वो उन्हीं के साथ जो शव होता था पति का, उसी के साथ जौहर हो जाती थी पत्नियां। दक्षिण भारत का अभियान, फिर उसके बाद दक्षिण भारत का अभियान याद होगा। पहला अभियान जो हुआ था वो जलालुद्दीन के समय हुआ था, जब उसमें अलाउद्दीन खिलजी स्वयं गया था। लेकिन इसमें सेकंड अभियान में भारत का दक्षिण का जो अभियान था, दूसरा अभियान जो था, इसमें मलिक काफूर को भेजा गया। एक सेनापति होता है इसमें। क्या है? मलिक काफूर जो है वो एक सेनापति होता है। अलाउद्दीन उसे 1307 ईस्वी में भेजता है। कहाँ पर? दक्षिण अभियान पर। पहला दक्षिण अभियान 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन स्वयं जाता है और दूसरे अभियान में किसको भेजता है? वो मलिक काफूर को भेजता है। मलिक काफूर ने दक्षिण भारत में यादव वंश पर हमला किया था। उस समय भी यादव वंश का शासन चल रहा था जब अलाउद्दीन खिलजी ने हमला किया था। उसके बाद जब मलिक काफूर ने दक्षिण भारत पे हमला किया तो भी यादव वंश का शासन चल रहा था। उस समय यादव वंश के शासक रामचंद्र देव को हराया गया था और धन प्राप्त किया गया था। उसने रामचंद्र देव को हरा दिया और बहुत सारा धन प्राप्त किया। मंगोलों ने अलाउद्दीन के समय 6 बार आक्रमण किए थे। कहा जाता है सबसे ज़्यादा आक्रमण मंगोलों ने अलाउद्दीन के समय पर ही किए थे। और कितनी बार किया? 6 बार। 6 बार से भी ज़्यादा। हर बार इसे मंगोलों से बचने में सफलता प्राप्त की। इसने क्या करा? हर बार इसको सफलता मिली मंगोलों से बचने में। सर्वाधिक आक्रमण इसी के समय पे हुए थे। इसने किन किन चीज़ों का निर्माण करवाया वो भी देख लीजिए। जैमियत खाना मस्जिद इसने बनवाई। अलाई दरवाज़ा इसी ने बनवाया। सीकरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। किस किस का? जैमियत खाना मस्जिद, अलाई दरवाज़ा, सीरी का किला तथा 1000 खंबा महल का निर्माण अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु 5 जनवरी 1316 ईस्वी में हो गई। अब इसके बाद हम नया शासक आता है। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। कौन आता है? कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी दिल्ली की गद्दी पर बैठा। ये कब बैठा दिल्ली की गद्दी पर? 1316 ईस्वी में। इसने खलीफा की उपाधि धारण की थी। क्या करा इसने? खलीफा की उपाधि धारण की थी इसने।
इसे नग्न स्त्री पुरुष की संगत पसंद थी। क्या था इसका? नग्न स्त्री पुरुष की संगत इसको बहुत पसंद थी। मुबारक खिलजी कभी कभी राज दरबार में स्त्रियों के वस्त्र पहनकर भी आ जाता था। बरनी के अनुसार कहा जाता है, यह एक ऐसा सुल्तान था जो राज दरबार में नग्न होकर दौड़ता था, दरबारियों के बीच दौड़ा करता था। ये ऐसा बरनी ने कहा। इसे नग्न सुल्तान कहा जाता था। क्या कहा जाता था इसको? नग्न सुल्तान कहा जाता था। मुबारक के वजीर खुसरो खान ने 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को इसकी हत्या कर दी। मुबारक का जो वजीर था, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी का जो वजीर था, उसने खुसरो खान ने उसकी हत्या कब कर दी? 15 अप्रैल 1320 ईस्वी को कर दी। इसकी हत्या कर दी और स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। क्या करा? स्वयं दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। खुसरो खान ने पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण की थी। खुसरो खान ने क्या करा? पैगंबर की उपाधि धारण की थी। और यहीं पर खिलजी वंश का समापन हो जाता है। अंतिम शासक जो था वो कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी था। ठीक है, तो ये हमारा खिलजी वंश समाप्त होता है। थैंक यू।